तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो राधे राधे एंड जय हिंद फ्रेंड्स या जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे क्या क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर था अम्ल क्षारक एवं लवण। वो कि उनकी मैंने बेसिक डिटेल आपको बता दी थी कि अम्ल क्षार और जो लवण हैं कि उन्हें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम उन्हें जान सकते हैं या हम उसे पहचान कैसे सकते हैं कि अम्ल कौन कौन से हैं और क्षार कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में। अब हमारी थर्ड क्लास चलेगी। हमारी थर्ड क्लास में ये डिटेल बताई जाएगी कि जब हम अम्ल और क्षार को पानी में मिलाते हैं या एक्वस मीडियम में मिला देते हैं तो वो क्या बनाता है। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी डिटेल से, बिल्कुल एकदम बेसिक मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगी। तो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पे बिल्कुल बिना किसी फनी या फिर बिना किसी कोई मजाक के यहाँ पे वीडियो बिल्कुल होती है। और मैं तो ज़्यादा समय भी नहीं लेती, बिल्कुल 1 मिनट लेती हूँ स्टार्ट करने में और पूरा पिछला वाला ही क्लियर करती हूँ। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद हम कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलते, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लेट्स सी दिस। तो अब हम पढ़ेंगे जलीय विलयन और अम्ल और क्षार का क्या होता है। मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन, विलयन सभी को मालूम है। विलयन का मतलब होता है जो विलय और विलायक से मिलकर बना हो। विलयन का अर्थ क्या होता है? जो विलय और विलायक से मिलकर बना हो। विलय कोई पदार्थ कैसा होता है, जैसे हमने बनाई लस्सी, जो मैं अभी पी के आई, हमने बनाई लस्सी। लस्सी में जो पदार्थ ज्यादा है, क्या पदार्थ उसमें, या दही ज्यादा है तो दही क्या हो गया, वो विलय विलय हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया? विलायक हो गया। और उसमें मैंने मिलाई दी शक्कर, तो वो क्या होगा? विलय होगा। इन दोनों पदार्थों को मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। तो इसी तरह से कोई जलीय विलयन है, उसमें कोई दो चीज मिली होंगी, ये याद रखना। कोई दो चीज मिली होंगी जिसमें एक चीज ज्यादा होगी और एक चीज कम होगी, यही होता है विलयन। यही क्या होता है? विलयन होता है। आया बात समझ में? तो जलीय विलयन में अम्ल एवं या क्षार का क्या होता है। वो पूछ रहा है कि अम्ल और जो क्षार है उसका जलीय विलयन में क्या हो जाता है। उसे तो नहीं पता है वो क्या हो जाता है। तो हम देखेंगे कि अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या हो जाता है। ठीक है। अब अम्ल को हम जल के साथ मिलाते हैं। क्या करते हैं? अम्ल को हम जल के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा? यह प्रयोग स्पष्ट करता है कि जल की उपस्थिति में HCl, कि जल की उपस्थिति में जो HCl है वो क्या करता है? जल की उपस्थिति हम H2O कर दी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हम इस तरीके से लिखते हैं, यह भी जल है ये भी जल है। ये कोई नहीं कहेगा कि ये वाटर नहीं है ये वाटर है, नहीं, ये दोनों वाटर है। लिखने का तरीका अलग अलग है। क्या है? लिखने का तरीका अलग अलग है। ये दोनों वाटर है, ये दोनों जल है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हमने HCl, ये क्या है? HCl मैंने बोला था अगर ये टूटेगा तो H प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, ये मतलब ये अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। अम्ल को हम अब जल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये H3O प्लस बनाता है। H3O प्लस बनाता है और प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाता है। कहाँ से? एक और ये तो दो, कितने होगा? 3, ये 3 और यहाँ से हो गई ये वाली, और यहाँ से ये प्लस में था तो ये प्लस में आ गया, ये माइनस में जाएगा तो ये माइनस में अलग हट गया। सभी को क्या रिएक्शन क्लियर हुई? यस बताइएगा। सभी को रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ क्या बनाता है? ये ना पूरे अलग से नहीं रह सकते H प्लस, इसलिए क्या करते हैं? कोई ऑक्साइड के साथ मिलकर रह सकते हैं, तो इसलिए ये ऑक्साइड के साथ मिल जाता है। ठीक है। तो याद रखना, कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, उसे जल के साथ मिलाने पर क्या बनता है? H3O प्लस बनता है। H3O प्लस बनता है। कोई भी अम्ल को जल के साथ मिलाने पर H3O प्लस बनता है या फिर हाइड्रोजन आयन बनता है। ये भी याद रखना, हाइड्रोजन आयन भी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कभी अकेला नहीं रहता। इस कारण क्या होता है? वो H3O प्लस बनाता है। ये याद रख लेना, हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं लिख सकते, इस कारण क्या H3O प्लस बना लेते हैं। अब इसके बाद आए सेकंड में। सेकंड में क्या है? कोई भी अगर H प्लस तुम ले रहे हो, कोई भी अगर H प्लस ले रहे हो, अगर उसको
जल के साथ मिला दे रहा हो तो क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा। ये भी वही है, यहाँ से ये 3 और ये 1 हो गया तो कितने होगा, 1 O और 3 H। ठीक है, ये भी क्या बनेगा। तो सभी को मालूम होना चाहिए अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या बनेगा, H3O या फिर H प्लस बनता है। ये एक्वस बनता है। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ बात हो रही है किसकी, ओनली फॉर एसिड। अब बात करेंगे बेस की। बेस फॉर क्षार। अभी किसकी बात हुई, अभी बात हुई किसकी, अम्ल की बात हुई। अब बात होगी बेस की। यहाँ आता है अब क्षार की बात है। अब बात हो गई अम्ल की कि अम्ल के जल के साथ मिलाने पर क्या होता है, वो सभी क्लियर होगा। लेकिन अब बात होगी क्षार की। क्षार को जल के साथ मिलाने पर क्या हो जाता है। तो क्षार को जब हम जल के साथ मिलाएंगे, जैसे कि मैंने मिला दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा क्या है, ये एक क्षार है बेटा। क्या है, ये क्षार है। तो यहाँ से एज ए सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसे जल के साथ मिलाएंगे, जल को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, जल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, Na प्लस एक्वस मीडियम में चला जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और OH माइनस अलग हो जाएगा, जो कि कैसे फॉर्म में है, एक्वस मीडियम में है। जब सॉलिड फॉर्म में हम जल को मिला देंगे, जब क्षार के सॉलिड फॉर्म में हम जल को मिला देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, Na प्लस में चला जाएगा, OH माइनस में, और दोनों एक्वस मीडियम में चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। तो ये बात याद रखना, जब भी क्षार को जल के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो अलग हो जाता है। जो OH ग्रुप है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये जरूर याद रखना, क्षार को जल के साथ मिलाने पर OH ग्रुप है जो हाइड्रोक्साइड वाला, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, जलीय घुलनशील, जल में घुलनशील क्षार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जब OH ग्रुप OH अलग हो जाए, आयन उत्पन्न हो तो ये जलीय घुलनशील क्षार कहलाता है। जब भी OH ग्रुप अलग होगा तो क्या हो जाएगा, जलीय घुलनशील क्षार होगा। ठीक है, जब भी OH ग्रुप अलग हो तो उसे क्या होगा, जलीय घुलनशील क्षार। कोई बात नहीं, क्षार होगा। अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं, सभी क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। केवल वही क्षार जल में घुलनशील होते हैं जो अपना OH ग्रुप क्या करते हैं, अलग करते हैं, जो अपना OH ग्रुप क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल क्या होते हैं, एक्वस मीडियम में क्षारक उत्पन्न करते हैं। सभी, अभी मैंने कल जो बात बताई थी कि अम्ल और क्षार को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के कारण किस कारण से पहचान सकते हैं। तो क्या होता है, सभी अम्ल क्या करते हैं, सभी अम्ल H प्लस उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षार क्या करते हैं, OH माइनस उत्पन्न करते हैं। ये क्या कहलाता है, ये है एक पहचान करने का तरीका। ये क्या है, एक पहचान करने का तरीका है, अम्ल और क्षार का पहचान करने का तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी वाली अभिक्रिया मैंने अभी कराई नहीं है, मैं इसको पूरी डिटेल में कराऊंगी। अभी मैं बेसिक क्लियर कर देती हूँ कि ऊष्माक्षेपी यहाँ पे लिख देती हूँ पहले तो,
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी होती है ऊष्मा शोषी। देखो, शोषी का मतलब होता है शोषण, मतलब जो ऊष्मा को लेता है। तो जिसमें ऊष्मा यूज की जाती है, शोषी मतलब शोषण मतलब यूज करना, जिसमें ऊष्मा यूज की जाती है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जो ऊष्मा बाहर निकालती है, छिप्पी छींकना, अलग कर देना, जो ऊष्मा क्या करती है बाहर निकाल देती है, वो क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया में क्या होता है, ये अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है, बीकर गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, बीकर गर्म हो जाता है, जबकि ये अभिक्रिया में बीकर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, कोई अभिक्रिया क्या करती है, गर्म करती है, कोई अभिक्रिया क्या करती है, ठंडी करती है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पता होना चाहिए। ऐसा ही आगे आता है कि जल और अम्ल को क्षार मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है वो अगर कोई भी हम जल क्षार को या अम्ल को जल में मिला देंगे तो सभी को मालूम है उसकी आयन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा। क्षार को मान लो हमने नींबू का रस लिया, नींबू के रस में पानी मिलाएंगे तो खट्टा कम लगेगा ना, तो ये क्या उसकी आयन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, तनुकरण। तनुकरण क्या है, फिर से बेसिक से, तनुकरण क्या है, तनुकरण वो चीज है जब कभी हम क्षार या अम्ल में कोई वाटर या फिर कोई जलीय विलयन मिला देते हैं, कोई जलीय विलयन मिला देते हैं, तो क्या होता है, वो आयन की जो सांद्रता होती है, क्या होती है, आयन की सांद्रता, आयतन की सांद्रता, आयतन की सांद्रता मतलब जो गाढ़ापन होता है किसी में, ऐसे मान लो यहाँ पास पास आयन है, यहाँ पास पास आयन है, मान लो ये किसका है, ये नींबू का रस है। अब मैंने इसमें मिला दिया पानी, पानी मिला बड़ा भी कर लेना पड़ेगा, तो ये इतनी दूर दूर चले जाएंगे क्योंकि इनके बीच बीच में पानी भी आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच बीच में पानी, तो इसके आयन की जो सांद्रता हो गई वो कैसी होगी, कम हो गई। कैसी हो गई, कम हो गई। तो इस कारण क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। कब, जब इसमें हम जलीय विलयन मिला देते हैं। ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। ये याद रखना कि तनुकरण प्रक्रिया क्या है, जब किसी अम्ल या क्षार में, क्षार भी हो अम्ल भी दोनों चलेगा, जब किसी अम्ल या क्षार में हम कोई जलीय विलयन मिला देते हैं तो उसके आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। इस कारण क्या होता है, प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ये जरूर याद रख लेना क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे की तरफ। किसी विलयन का पीएच स्केल मैंने कल बता दिया था, सभी को ये पता होना चाहिए कि अम्ल का पीएच स्केल क्या होता है, 7 से कम होता है, और जितना कम होता है उतना अधिक अम्लीय होता है, जितना अधिक नंबर होता है पीएच का उतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब उतना ही अधिक होता है वो एसिड, मतलब एसिड नहीं, क्षारीय बेसिक होता है। ठीक है, तो सभी को याद रखना है 7 से जितना कम होगा उतना अधिक एसिड होगा, लेकिन 7 से जितना अधिक नंबर होगा उतना अधिक क्या होगा, जितना कम नंबर उतना एसिडिक, जितना अधिक नंबर उतना बेसिक। ठीक है, और ये एसिडिक, और 7 पे क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल, न्यूट्रल उदासीन। यहाँ पे जल होता है, क्या होता है, जल, पानी, वाटर, H2O। ये हो गया पीएच स्केल का, और ये शून्य से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, शून्य से। और NaOH का जो पीएच होता है, NaOH का जो पीएच होता है वो याद रखना कितना होता है, NaOH का पीएच 14 होता है। NaOH का पीएच कितना होता है, 14 होता है। अब आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क तो हिंदी में लिख दिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। अब बात आती है जल की, जल के शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल क्यों लिखा है इसमें, शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल 7। शुद्ध जल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जल ऐसे भी होता है जैसे कि वर्षा का पानी, जो एसिडिक रेन होती है उसका पानी, उसका पीएच मान 7 नहीं होता है। कितना 7 नहीं होता है, ये याद रखना, 7 नहीं होता उसका, लेकिन शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब आती है नींबू के रस,
नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा? 2.2 होता है ऑलमोस्ट। कितना होता है? 2.2 होता है। इसके बाद आता है जठर रस। जठर रस होता है HCl, जो हमारे पेट में होता है जठर रस। तो जठर रस का जो लगभग होता है वो 1.2 होता है, वो हमारे पेट में होता है। सभी को मालूम है एसिडिक मीडियम हमारे पेट में होता है, जठर रस बोलते हैं, HCl होता है। और ये पता होना चाहिए कि HCl इतना एसिडिक होने के बावजूद, जो नींबू से भी ज्यादा एसिडिक है, वो हमारे पेट को जलाता नहीं है। कुछ कारण है, मैं पूरी डिटेल अभी बता दूं? हाँ, मैं बता ही देती हूँ, पेट में बात पचती नहीं है ना। तो क्या होगा कि जठर रस में क्या होता है कि एक जो हमारा अग्नाशय है, जो हमारा स्टमक है, उसमें जठर रस होता है, जो जठर ग्रंथियों से निकलता है। उसके बाहर एक म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, जो क्या करती है? क्षार पदार्थ रिलीज करती है। कुछ कुछ मीडियम में क्षार पदार्थ की लसिका बनाती है, चिपचिपा टाइप का। तो वो क्षारी होता है। और जब भी कभी अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है, तो वहाँ पे क्या उदासीनीकरण बन जाता है। इस कारण वो लेयर क्या होती है? सुरक्षित रहती है। सभी को मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कभी क्षार और अम्ल मिलते हैं और उदासीन बनता है, इसे लवणीय सॉल्ट बोलते हैं। तो यही प्रक्रिया के कारण क्या होता है? हमारी जो आंतें हैं या हमारा जो पेट है वो सुरक्षित बना रहता है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। जो हमारे, अगर हम इतना एसिडिक होता है, अगर वो हमारे शरीर पे गिर जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा, इतना एसिडिक होता है। तब भी हमारा पेट नहीं जलता, क्योंकि वहाँ पे एक लॉजिक लगता है। तो ये होगा पीएच मान जो हमारे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। आप नोट कर लो या फिर याद कर लो या फिर लिख लो, जो करना है कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्या पेड़ पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? ये तो है, पीएच के प्रति हर लोग संवेदनशील होता है, सभी को मालूम है। एसिड अटैक भी होते हैं जो काफी पीएच को मुंह पर डाल देते हैं। चल छोड़ो वो बात। आगे क्या, हमारा शरीर 7.0 या फिर 7.8 तक का पीएच झेल सकता है, ठीक है, के बीच कार्य करता है। तो इसके अगर ज्यादा एसिडिक होगा तब भी हम जीवित नहीं रह सकते, इससे ज्यादा कम होगा तब भी हम जीवित नहीं रह सकते, ये याद रखना। वर्षा का जल का पीएच मान, वर्षा का जल का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, इससे अगर कम हो गया किसका? वर्षा का जल का, तो वो क्या कहलाती है? एसिडिक रेन रेन वाटर, रेन वाटर। इससे अगर कम हो गया तो क्या होगा? एसिडिक रेन कहलाती है, एसिडिक रेन कहलाती है। ये याद रखना कब? जब 5.6 से भी कम पीएच हो गया, जब 5.6 से भी कम पीएच हो गया तो वो जो रेन है, मतलब जो वर्षा का पानी है, वो कैसा कहलाएगा? एसिडिक। वर्षा नाम की कोई लड़की नहीं है यहाँ पे वर्षा का पानी का मतलब है जो ऊपर से गिरता है, वो पानी की बात हो रही है। तो उसका पानी क्या होगा? कम होगा। अगर उसका पीएच इससे कम होगा तो वो कैसी होगी? वो एसिडिक रेन होगी। और ऐसी रेन क्या करती हैं? बहुत हानिकारक होती हैं। अगर किसी पेड़ पौधे के ऊपर गिर जाए तो वो जल जाता है। और यह सुना है कि ताजमहल के ऊपर जो पानी गिरता है उसका रंग जो है वो थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगा। लेकिन ये सब तो बहुत सारी जगह अफेक्ट हुआ है, ताजमहल को कहाँ देखें, अपने जीवन पर इफेक्ट हो रहा है, ताजमहल तो दूर की बात है। तो यहाँ पे फसलें भी नष्ट हो जाती है और जो उत्पाद है वो पूरा तरीके से खराब भी हो सकता है। कब? जब एसिड रेन होती है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि जब बरसात की फर्स्ट रेन होती है वो एसिडिक होती है, क्योंकि ऊपर जो धुआं जम जाता है सल्फर वाला, तो उससे क्या होता है, वहां से जो पानी गिरता है तो वो सभी धुओं को मिक्स करके नीचे लेके आता है। तो पहली या दूसरी रेन ज्यादातर क्या होती है? एसिडिक ही होती है, ऐसा माना गया। तो आप देख लें अपने हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करनी है? खेत की मिट्टी नापनी है। खेत की मिट्टी नापने, पीएच लेवल नापने के, देखो खेत की मिट्टी में क्या होता है कि उसका जो पीएच होता है अलग अलग होता है। तो आप क्या करें? खेत की मिट्टी में चार खेत के जो ऐसा ये खेत है, इसके चारों कोनों में से अलग अलग मिट्टी ले लें या बीच में से ले लो कुछ मिट्टी। और ये याद रखें कि यहाँ पे कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर घर वाली सामने की मिट्टी उठाई वो ज़्यादा एसिडिक हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हम कचरा वगैरह फेंक देते हैं। इसलिए क्या होता है कि आप घर से दूर वाले स्थानों की बहुत विभिन्न प्रकार की मिट्टी उठाओ और वहाँ पे परीक्षण के लिए भेजें, ताकि ये पता चले कि आपका जो है खेत का लेवल कैसा है पीएच का। इससे
हम अगर ज़्यादा एसिडिक हो तो हम उसे न्यूट्रल करके अच्छी फसल लगा सकते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में फसलें अच्छी नहीं होती हैं। एसिडिक मीडियम अगर होता है ज़्यादा तो फसलें अच्छी नहीं होती हैं। हम उसे कम कर सकते हैं या कम हो तो बढ़ा सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? ताकि हमारी फसल अच्छी हो। तो ये इसमें भी काम आता है। कब? जब मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, खेतों की मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, लैब में भेजी जाती है मिट्टी, ठीक है, ये याद रखें। अब आता है हमारे पाचन तंत्र में पीएच। पाचन तंत्र में पीएच। पाचन तंत्र में पीएच क्या होता है? मैंने आज बताया, हमारे उधर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। उधर मतलब होता है पेट, तो उत्पन्न करता है। ये हानि पहुंचा बिना भोजन में, सभी कुछ बता दिया है आपको। और जब क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में ये एसिड उत्पन्न होने लगता है। जो HCl की मात्रा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारी है जो स्टमक है, वो उधर बोलते से उधर। हवा बहुत तेज चले, मैं बोर्ड तक उड़ रहा है, कोई बात नहीं। ये इसमें ये है पीएच, HCl 1.2, ठीक है, पीएच है इसका। यहाँ पे ये लेयर होती है जो उदासीन बना लेती है, क्योंकि यहाँ म्यूकस लेयर होती है। ये मैं सभी आपको आगे के चैप्टर में पढ़ा दूंगी। आपको आगे का जो पाचन वाला चैप्टर है, यहाँ पे म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, जो उदासीनीकरण बना देती है। तो ये क्या है? ये है उधर का भाग। अब क्या होता है, कभी कभी ये मात्रा अधिक मात्रा में HCl बनाने लगती है, और अधिक मात्रा में HCl बनाए तो ये HCl इस तरफ और इस तरफ भी चला जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ तो ये लेयर है ना, नहीं है ना, तो यहाँ ये लेयर नहीं होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये टच हो जाता है HCl और ये जलने लगता है। ये जलन पैदा करता है। क्या करता है? जलन पैदा करता है। और इससे क्या होता है, एसिडिटी का जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या पीना चाहिए? इनो पीना चाहिए, ठीक है। पीना तब चाहिए जब एसिडिटी हो रही है। तो क्योंकि क्या होता है, इनो में क्या होता है, इनो में क्षार होता है। ये क्या करता है, उदासीन कुछ मात्रा में उदासीन बना देता है, जिससे ये जलता नहीं है, ठीक है। ये तो आपको हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है हमारी बॉडी में HCl। और हमें इनो क्यों पीना चाहिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षार है, इसे लेते हैं। इसे अगर ऐसा कुछ हो तो क्या उपयोग, क्या इलाज इसका है? इलाज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या, दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है अधिक मात्रा में, अगर इस तरीके का कुछ हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ की। आगे की तरफ है पीएच के परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो, दंत क्षय की बात करें तो हमारे दांत कैसे बने होते हैं? हमारे दांत एक मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इनामेल से बने होते हैं, जो क्या होता है, बहुत ही कड़क होता है। ये शायद हमारे पूरे शरीर की सबसे कड़क पार्ट है। कौन? इनामेल। इनामेल होता क्या है, देखें। इनामेल होता है, जिसे दंत वल्क भी बोलते हैं। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपिटाइड कैल्शियम हाइड्रो ये कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोपिटाइड होता है, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइड होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम के फॉस्फोट क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम के फॉस्फोट क्रिस्टल बोले तो ऐसे पदार्थ जो खुरदुरे हों। क्या? ऐसे पदार्थ जो खुरदुरे हों, कैल्शियम के फॉस्फोट क्रिस्टल होते हैं। तो क्या करता है, ये वैसे तो खराब नहीं होता क्योंकि हाइड्रस पास्ट है, वैसे तो ये खराब नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ये हमारे जैसे दांत, तो इसमें क्या होता है,
ऊपर की तरफ जमा होता है इस तरीके से, इतना इतना जमा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे मुंह में हम ब्रश नहीं करते, ब्रश नहीं करते तो क्या होता है, हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से भी नीचे चला जाता है। वैसे मुंह का तो उतना होता ही है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो निम्नीकरण करते हैं हमारे अटके हुए भोजन को, जो हमारे दांतों में फंस जाता है, उस भोजन का क्या करते हैं, निम्नीकरण करते हैं। निम्नीकरण मतलब खाना थोड़ा थोड़ा, उनका खुद का खाना होता है वो, तो वो खा के क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं, और उस एसिड का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से भी कम हो जाता है, 5.5 से भी कम हो जाता है। इस कारण क्या होता है, इस कारण सभी को मालूम है, अगर एसिड में किसी दांत को डालो वो जल जाता है। तो इस कारण ये क्या होता है, ऊपर की जो पदार्थ है वो अपने आप हटने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि रात को सोते समय सोने से पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में जो निम्नीकरण की वो दांतों में अपने आप चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे दांत में कीड़ा लगा, पहले से भी वो चलती रहती है, और धीरे धीरे क्या होती है, एनामेल की परत कमज़ोर पड़ने लगती है, इससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, दंत क्षय करता है। कौन, पीएच लेवल भी दंत क्षय करता है। कब इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दंत क्षय होने लगता है। जो इनामेल की परत है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइटेट या कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, जिसे दंत प्लक बोलते हैं, वो क्या करती है, पीएच का मान कम होने से क्षय होने लगती है, ठीक है। ये आ गया होगा, बात क्लियर हो गई होगी। मुंह की सफाई के लिए आपकी अन्यथा उदासीन किया जा सकता है कब, जब आप कॉलगेट कर लो या फिर क्षार को पदार्थ से वो ब्रश कर लो, तो क्या हो जाता है, ये कम हो जाती। तो यहाँ तक की वीडियो आई होगी आपको पसंद, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आपको शायद पूरी चीज़ क्लियर हो गई। शायद मेरी ये फर्स्ट सबसे लंबी वीडियो होगी, और धीरे धीरे मैं लाइव भी आना कोशिश करूँगी। किसी ने एक कमेंट किया था कि लाइव कब आओगे, मैं बहुत जल्द लाइव आएंगे। और यहाँ से पहले आप इसको नोट कर ले, और जो बुक है उस साइड में पेंसिल से लिख लिया करें, ताकि हम बुक पढ़ते समय ही सब कुछ याद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, क्योंकि बुक से ही आपको सब कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।